In progress. आज के आपके करंट अफेयर्स 25 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है क्वाड्रिलेटरल अलायंस, या जिसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं क्वाड। क्वाड्रिलेटरल अलायंस या क्वाड बेसिकली आपकी चार देशों की एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। इनफॉर्मल इसे मैं क्यों कह रहा हूं, देखो इनफॉर्मल अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है जिससे इसे इस्टेब्लिश किया जा सके। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एग्रीमेंट हो जाए, सारे देश उसमें जुड़ जाए एक साथ आके, तो उसे हम कहने लग जाते हैं कि ये फॉर्मल हो गया क्योंकि सबने एग्रीमेंट कर लिया। यहाँ पे बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, सारे देश मिल रहे हैं, एक साथ मिलके काम करना चाहते हैं, तो ये बस एक अलायंस है अभी के लिए इनफॉर्मल पर। ठीक है, चार देशों की ग्रुपिंग, क्वाड्रिलेटरल वर्ड तभी आया है, क्वाड का मतलब होता है चार कोने। ठीक है, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ये चार देश आपस में अपने कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हैं। देखो ओरिजिनली जब क्वाड स्टार्ट हुई थी ना, क्वाड की जो अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री ट्रैक करूं, सबसे पहले ये 2007 में शुरू हुई थी। 2007 में आपके जापानीज प्राइम मिनिस्टर उस टाइम शिंजो आबे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जॉन हावर्ड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी, इन सब ने मिलके आपके सबसे पहले शुरुआत की थी। और इसे तब एक एज अ मिलिट्री अलायंस पे ज्यादा देखा जा रहा था, क्योंकि एक साथ में ना मिलिट्री एक्सरसाइज जो अभी भी होती है, एक्सरसाइज मालाबार, ये ना एक नेवी की एक्सरसाइज है। मालाबार नाम इंडिया के कोस्ट से आया है, जो केरला वाला इलाका है उसका जो कोस्टल एरिया, उसे मालाबार कहते हैं। ओरिजिनली मालाबार एक्सरसाइज 1992 से शुरू हुई है। इंडिया और यूएस से सबसे पहले ये दो देश ही करते थे, फिर धीरे धीरे हमें जापान भी ज्वाइन कर गया। ऑस्ट्रेलिया टेम्पररी तौर पे आया था एक बार 2007-2008 में, पर ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम पे ना एक फेयर था कि अगर हम इस ग्रुपिंग, क्योंकि धीरे धीरे यूएसए और चाइना की टेंशन बिल्ड करती हुई दिख रही थी, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को ये लगा कि अगर वो इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट लेगा तो चाइना नाराज होगा। इस कारण आपके ऑस्ट्रेलिया ने बैकआउट कर लिया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे बैकआउट कर गया था और 2007 में ये बनते बनते फिर रुक गया था। पर 2014-15 के बाद इसमें दोबारा से मोमेंटम आया, जब से ये चीजें ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रो करनी शुरू हुई कि किस हद तक चाइनीज ऑस्ट्रेलियन सिस्टम को पेनिट्रेट कर चुके हैं। उनके बहुत सारे एमपीज डायरेक्टली पैसा लेते हैं चाइना से। ठीक है, चाइना की हक की पॉलिसीज बनवाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए चाइना अपनी शिप से ऑस्ट्रेलिया को थ्रेटन करने लगा। ये सारी चीजों के कारण आपके ऑस्ट्रेलिया का दोबारा से इंटरेस्ट ग्रो होना शुरू हुआ और फाइनली आपकी ये अलायंस बनने लगी। ओरिजिनली जब क्वाड बनी, देखो कहीं पे भी क्वाड में ये लिखा नहीं हुआ कि ये चाइना के अगेंस्ट है। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि हम एक वर्ड जो यूज करते हैं कि हम लाइक माइंडेड नेशंस हैं। लाइक माइंडेड नेशंस का मतलब होता है सेम विचार रखने वाले। चारों कंट्रीज डेमोक्रेटिक है। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे हम काम करते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इन्हें स्टैंड करने के लिए हम कहते हैं कि हम इनके लिए खड़े हैं। पर जैसी इसकी अलायंस है, जैसी फॉर्मेशन है, क्लियरली दिखता है कि चाइना को एक तरह से कंटेन करने के लिए, चाइना की ग्रोथ को कंटेन करने के लिए बन रही है। अब ओरिजिनली जब ये बन रही थी, इसी कारण सबको लगा था ये धीरे धीरे अब मिलिट्री अलायंस का रूप लेगी। पर हमने क्वाड को लॉन्ग टर्म में और भी ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिए हैं, कुछ इकोनॉमिक मुद्दों पे भी हमने बातें की हैं। और अभी रिसेंटली आपके जो कल आपकी मतलब जो मीटिंग शुरू हुई है टोक्यो में, उसके अंदर एक और पार्टनरशिप अनाउंस हुई है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसके अंदर हमने क्या फैसला किया है कि हम चारों कंट्रीज मिलके आपस में डेटा शेयर करेंगी, जो भी उन्हें शिप्स वहां पे दिखती हैं, जो भी उन्हें शिप्स का डेटा पता चलता है। ठीक है, ताकि एक फास्टर, वाइडर और मोर एक्यूरेट मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र का जितना भी वो है, वो सारा डेटा ज्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ पार्टनर्स जो हैं हम
सबके साथ शेयर हो सके, ठीक है। क्योंकि इंडो पैसिफिक अगर देखो अकेली एक नेवी कंट्रोल करने पे, इवन अगर यूएसए है वो सारा पानी नहीं कंट्रोल कर सकती, पर अगर 4 नेवीज मिलके आपस में डेटा शेयर करके अलग अलग जगह को पेट्रोलिंग करके कवर करें, हम ज्यादा एरिया को ज्यादा बेटर तरीके से कवर कर पाएंगे। वही चीज यहाँ पे भी की जा रही है कि सारा एरिया कवर करने के लिए ये एक अवेयरनेस इनिशिएटिव शुरू किया। इसका मेन फोकस है डार्क शिप्स के ऊपर। डार्क शिप्स कौन सी होती है? देखो डार्क शिप्स वो होती हैं जो गैर कानूनी, ज्यादातर डार्क शिप्स ना गैर कानूनी काम ही कर रही होती है। ये क्या करती हैं, हर शिप के अंदर ना एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, AIS, जिसके कारण जैसे ही जो आपके रडार्स होते हैं, कोई भी जो रजिस्टर्ड शिप होगी ना वो अपने आप रडार पे दिख रही होती है कि ये वाली शिप यहाँ पे जा रही है। तो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ ये, जैसे अगर इंडियन कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उन्हें आसपास सारी रजिस्टर्ड शिप्स दिख रही हैं, तो उन्हें अपने आप दिख रहा है कि हाँ ये जो सामने शिप है इसका नाम ये है, ये इस नंबर पे रजिस्टर्ड है, ये सब कुछ है। उनकी भी प्लेट्स होती हैं, तो सारा डेटा उस रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा होता है। होता क्या है, इस चीज को पर ऑफ किया जा सकता होता है कि तुम रडार में दिखाई ना दो। उनकी कोशिश ये होती है कि जब रडार में दिखाई नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली इंडियन कोस्ट गार्ड या कोई भी कोस्ट गार्ड कभी चेक भी नहीं करने आएंगे। अगर उन्हें दिखाई नहीं दिए तो वो चेक भी नहीं करने आएंगे, ठीक है। पर जब दिखाई देंगे, और अगर किसी कोस्ट गार्ड को दिखाई देता है कि सामने शिप घूम रही है और यहाँ रडार पे नहीं आ रही, तो पता ये इसमें कुछ गलत हो रहा होगा, तभी इन्होंने अपने आप को ऑफ किया। तो आज तक इन शिप्स को डार्क शिप्स कहते हैं, जो अपने आप को ऑफ कर देती हैं अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स को, ठीक है। इन शिप्स के बारे खासकर इंफॉर्मेशन इसके थ्रू शेयर हो, ताकि जितना भी इलीगल ट्रेड हो रहा है, कोई भी जैसे ड्रग्स कैरी करने वाली शिप्स, वेपन्स कैरी करने वाली शिप्स, वो तो हमेशा डार्क में ट्रैवल करती हैं, ठीक है, कि कोई भी समुद्र में उन्हें डिटेक्ट ना कर ले, कोई भी नेवी कोई भी चीज उन्हें डिटेक्ट ना कर ले। तो उनकी अवेयरनेस जितनी फैलेगी उतनी ज्यादा बेहतर है, ठीक है, उतनी ज्यादा बेटर क्रैकडाउन। तो ये सारी चीजें इसी को। सेकेंड करंट अफेयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे है। ये आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंडिया में एग्जिस्ट करता है, 1991 में बनाया गया था इस एक्ट को। सो बेसिकली इस एक्ट के अंडर किसी भी प्लेस, जो आज जितनी भी कोई भी धर्म जहां पे वर्शिप होती है, उन प्लेसेस को कन्वर्ट, अब दोबारा से कन्वर्ट करने में, जो जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रही हैं इस प्रेजेंटली, ये बोला गया इस एक्ट 1991 की इस एक्ट से कि वो प्लेसेस वैसे ही एग्जिस्ट करती रहेंगी, उन प्लेसेस को चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो प्लेसेस जैसे अभी एग्जिस्ट कर रही हैं वो प्लेसेस वैसे एग्जिस्ट करती रहेंगी और उन्हें मेंटेन भी वैसे किया जाएगा जैसे वो 15 अगस्त 1947 को एग्जिस्ट कर रही थी। उसके बाद मतलब वहां पे जो भी वर्शिप हो रही है जिस भी चीज की, वो वही कंटिन्यू होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर लेट्स सपोज कभी कुछ तोड़ के बनाया गया, कुछ भी किया गया, तो उस चीज को आप चेंज कर दो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम आपकी एक और जगह पे कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है कुतुब मीनार के उसे लेके। तो कुतुब मीनार बोला जाता है कि यहाँ पे 26 मंदिर थे हिंदू और जैन्स के, वो सारे तोड़ के उनके पत्थरों को यूज करके ही कुतुब मीनार का सारा कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया गया था। तो आपके एक पिटीशन आई कि कुतुब मीनार तोड़ के 26 मंदिर दोबारा बनाए जाएं। तो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी बोला कि पहली बात तो ये चीज, मतलब पहली बात तो चलो कोर्ट ने भी पॉइंट आउट किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कुतुब मीनार के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि कुतुब मीनार कोई प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, वहां पे कोई वर्शिप थोड़ी हो रही है। पर दूसरी चीज, वो एक प्रोटेक्टेड साइट जरूर है, इस कारण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि उसे तोड़ देना अपने आप में फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट करने के अलग एक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो ऐसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट जिन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबमिट किया है कि जैसा कुतुब मीनार है उसे वैसा ही रहने दिया जाए, ठीक है। जैसे मैंने कल भी बोला था कि एक्सेप्टेंस जरूरी है, और अब जो चीज जैसे एग्जिस्ट कर रही है उसे तोड़ना। इस एक्ट में सिर्फ एक एक्सेप्शन डाली हुई थी,
कोई भी जो डिस्प्यूट जो अभी कोर्ट के आगे था, उस टाइम अयोध्या केस कोर्ट के आगे ऑलरेडी था, तो अयोध्या केस को इससे एग्जेम्पशन दी हुई थी कि अयोध्या केस में जो फैसला आएगा, मंदिर का आएगा या मस्जिद का आएगा, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे वो चीज बनाई जाएगी, बाकी और इंडिया में कोई भी और जगह को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मामला जुडिशरी के आगे आ जाता होता है, उस चीज को आपके इसके अंडर कभी भी उसके ऊपर मतलब दोबारा से कानून नहीं बनाया जा सकता जब तक जुडिशरी नहीं फैसला सुना देती। जो भी चीज अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन होती है, जब तक जुडिशरी फैसला नहीं सुना देती, उसके ऊपर नया कानून नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि तुम बीच में ही कानून बना दोगे, पहले अब जुडिशरी फैसला सुनाती, तो तब से लटका हुआ था वो केस, इस कारण इससे एग्जेम्पशन में ही छोड़ दिया गया ताकि बाकी मॉन्यूमेंट्स को कवर किया जा सके। ठीक है, तो यही सारे इसके अंदर यही प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि बस वैसे ही रहने दिया जाए, और ये सारे उसके सेक्शंस में ये सब कुछ अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। जैसे 5 में लिखा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस जो है उस पर ये एक्ट नहीं अप्लाई होता, ऐसी सारी चीजें यहीं पे लिखी हुई। क्लियर है? थर्ड करंट अफेयर है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट के रूल्स। सो बेसिकली सबसे पहले न्यूज बताता हूँ, न्यूज क्या आई है कि कंज्यूमर गुड कंपनीज और मेकर्स को बोला गया है कि उन्हें इंश्योर करना है कि 60% ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड बाय 2023। तो ये मैं यहाँ पे साल के साथ लिख दूं, 2023 तक 60%, ठीक है, और 70% 2024 तक, और 80% 2025 तक। हम देखो आपके ना एक बहुत बड़ी वेस्ट की प्रॉब्लम, वेस्ट बहुत सारे टाइप का रिलीज होता है, एक वेस्ट की प्रॉब्लम जो मॉडर्न टाइम में बढ़ती जा रही है वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक खराब होता जाता है हम तो फेंक देते हैं, ठीक है, पर उसको फेंकने के बाद क्या होता है, डंप यार्ड में पड़ा रहता है, वहां पे उसके अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे के सारे जमीन के अंदर जा रहे हैं, सॉइल को पल्यूट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को पल्यूट कर रहे हैं। अगर उनमें कई बार आग भी लग जाती है, अगर लिथियम आयन बैटरी है, लेट्स सपोज वो आग पकड़ गई गर्मी में पड़े पड़े, तो पूरे का पूरे डंप यार्ड जलने लग जाता है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूल्स इन्हें कवर करने के लिए बनाए गए कि किस तरीके से आपकी कलेक्शन की जाए और किसकी जिम्मेदारी होगी। देखो यहां पे आपके एक चीज है जिसे कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि देखो जिसने प्रोडक्ट बनाया है ना, हमारी सरकार ने क्या किया है कि उसी के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि अगर लेट्स सपोज डंप यार्ड में सामान, पहले तो कोशिश करो कि तुम्हारे पास ये सामान वापस आ जाए। अगर लेट्स सपोज सैमसंग ने कोई फोन बनाया है तो सैमसंग के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो फोन जब खराब हो जाएगा या किसी बंदे ने थ्रो अवे करना है तो सैमसंग उस फोन को कलेक्ट करे, या तो कोई ऑफर दे के लोगों को बोले कि हमारे यहाँ पे आके रिसाइकल कर लो। कई कंपनीज ये इंसेंटिव देती भी हैं कि यहाँ आओ 1000-2000 रुपए ऑफ दे देंगे आपको, खराब भी हो चाहे फोन। तो बेसिकली क्योंकि वो फोन डायरेक्टली उनके पास आ जाता है। नहीं तो अगर डंप यार्ड में पहुंचा, डंप यार्ड में सारी कंपनी वाइज उन फोन को सेपरेट किया जाएगा, उसके बाद उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो सारे प्रोडक्ट को वो रिसाइकल करेंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता होता है। ठीक है, रिसाइकल करना, डीकंपोज करना, हर चीज उस कंपनी जिसने बनाया है, प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस तरीके से इन रूल्स को बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर सबको स्पेसिफाई किया गया था। वैसे तो मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स, रिफर्बिशर, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में लिखा गया था, पर इसमें सबसे मेन जिम्मेदारी आपकी प्रोड्यूसर की है। अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को कलेक्ट करके ही डीकंपोज करना। ठीक है, तो इसके अंदर इवन आपके CFL और बाकी मर्क्यूरी जो लैंप्स हैं वो भी कवर किए गए। देखो जो आपके पहले LED, आजकल LED बल्ब्स और ट्यूब्स आने लगी हैं, पहले आपके CFL बल्ब्स आते थे। वो जो आपके CFL आते थे उनके अंदर मर्क्यूरी होता था। मर्क्यूरी अगर तुम, वो जो चीज है अगर तुम उसे सॉइल के ऊपर फेंकते हो, मर्क्यूरी बहुत ही पॉइजनस चीज है। वो अगर आपके पानी के अंदर मिक्स होगी
तो वो डायरेक्टली अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डेथ है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को डीकम्पोज करने की भी जिम्मेदारी इन्हीं कंपनियों के ऊपर डाली गई कि कलेक्ट करें और वापस या तो रिसाइकल करें या डीकम्पोज करें, ठीक है। या तो अब उनकी मर्जी है, वो खुद करना चाहें, खुद प्लांट अपना सेटअप कर लें, किसी और को पे करें कि वो उनका गार्बेज कलेक्ट करके आगे रिसाइकल करे। इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं कि किस तरीके से। तो डीलर के ऊपर जिम्मेदारी क्या डाली गई है? If has been given the responsibility of collecting on behalf of producer, need to collect the e-waste by providing the consumer a box and channelize it to the producer. तो डीलर बेसिकली तभी, जैसे मैंने आपको बताया, कई फोन कंपनीज वहां पे एक डब्बा रखती हैं कि रिसाइकल करना है फोन, इसमें फेंक दो, वो फोन रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा। तो बेसिकली इसलिए वो डब्बे डाले होते हैं ताकि वो फोन को अल्टीमेटली, क्योंकि रिसाइकलिंग में भेजना उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, और वेस्ट कम से कम हो, इस कारण वो वहां पे फेंक सकते। क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर।